लेना है। ये अंडरवेट वालों का आप बता रहे हैं ना? बीफ का साइज ये चौड़ाई है स्ट्रेट आपके हिसाब से। बीफ स्टेक लेंगे, बीफ स्टेक के बाद आपका में आपने क्या रखना है, इवनिंग में एक मिल्क शेक रखिए, या आपका जो है वो एप्पल जूस। ये 3 चीजों में से एक चीज आपने रखनी है। डिनर में आपने उसका जो है वो खाना रखेंगी, लाइट खाने से ले जो है वो सही है। ठीक है, तो आज हमने कल हमने ओवरवेट वालों का बताया था जी, ओवरवेट वालों का बताया था जी। थैंक यू। अब आप मंडे को हम तीनों मंडे को ठीक है, क्योंकि उसके अंदर फ्रूट्स मैंने कुछ ऐड करने और कुछ उसके अंदर। चलिए ठीक है जी, मंडे को हमारी डाइट भी चेंज होगी। आज भी हमारी थोड़ी सी डाइट चेंज हुई है। ओवरवेट वालों के लिए, अंडरवेट वालों को हमने आज डाइट चार्ट दिया है। हाँ, ये 5 डेज का डाइट चार्ट है, आप लोग साथ से इसको स्टार्ट कर दें। और जो ओवरवेट है उनकी डाइट हमने कल बता दी थी। ठीक है जी, मंडे को इंशाल्लाह हम दोनों की डाइट के ऊपर फोकस करेंगे। अभी हम तीनों की, हाँ, जो मेंटेन भी रखना चाहते हैं अपना वेट, हाँ, जो मेंटेन रखना चाहते हैं, तो सबसे मुश्किल काम जो है वो मेंटेन रखना है। वेट को आप गेन भी कर सकते हैं, आप लूज भी कर सकते हैं, लेकिन मेंटेन रखना बहुत मुश्किल काम। भी हम जाएंगे एक ब्रेक पे, छोटी सी ब्रेक होगी, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मैं सुबह से जिस टॉपिक पे बात कर रही हूँ कि जी किराएदार के क्या हुकूक हैं और मालिक मकान के क्या राइट्स हैं, उनको अपने क्या राइट्स इस्तेमाल करने चाहिए, और ये लड़ाई झगड़े क्यों हो जाते हैं आपस में, तो उसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। हमारे साथ रोशन ज़मीर साहब होंगे, और हमारे साथ कौन होगा, आप लोग यकीनन हमारे साथ होंगे। हमारी कॉल करके हमें अगर आपको कोई मसला पूछना है, अच्छा ज़रूरी नहीं है कि आप किराएदार और मालिक मकान के से ही रिलेट करके उनसे कोई सवाल करें, आप और भी अपनी नॉलेज के लिए आप कोई भी मसले का हल अगर जानना चाहते हैं तो आप रोशन ज़मीर आपको कॉल करके उनसे पूछ सकते हैं। ठीक है जी, अभी हम जाएंगे छोटी सी ब्रेक पर। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आपको फिर से ज्वाइन करेंगे। सुबह बखैर जी, वेलकम बैक। दफ़ा फिर आप सबको खुशामदीद करते हैं। और वाकई इन सब बातों से कुछ नहीं मिलता, इन लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा हुआ। हमने प्यार मोहब्बत से रहना है, हमने एक अच्छा इंसान बनना है, एक अच्छा शहरी बनना है, और एक अच्छा पाकिस्तानी बनना है। इन लड़ाई झगड़ों को टाटा बाय बाय कर देना है। बहुत लड़ लिया ना यार, सब कितना लड़ेंगे, ठीक है ना। और ये जो छोटे छोटे इशूज़ हैं ना, इन इशूज़ को हमने ही बैठ के सॉल्व करना है। किसी और कोई और नहीं आएगा आपका कि आपके घर के मसलों को सॉल्व करने, तो हमने मिल के इनके हल निकालने हैं। और बस इस चीज़ पे मेरी तो पूरी कोशिश है, और आई होप कि आप लोग भी मेरे साथ इसमें इन्वॉल्व रहेंगे। और आज हम बात कर रहे हैं जी किराएदार की और मालिक मकान की लड़ाई क्यों होती है। जिस तरह से मैंने अपने इंट्रो में भी आप लोगों को बताया था कि ये लड़ाई जो होती है ना, ये अंदर ही अंदर पक रही होती है कहीं ना, और फिर वो एकदम से शूट होती है, या तो फिर 6 महीने बाद लड़ाई का स्टार्ट होता है कि आपका बच्चा जो है ना वो बहुत ज़ोर से कोई चीज़ बजा रहा था ऊपर की छत पे, या किराएदार जो है ना वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देते हैं मालिक मकान के लिए। पानी बंद कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, पता नहीं क्या कुछ हो रहा होता है। तो इस पर हम बात करें। मुझे अच्छा लगेगा कि अगर आप किसी के किराएदार हैं और आपकी बहुत अच्छी बनती है अपने मालिक मकान से, तो वो आकर के भी हमें बताइएगा। अगर कुछ इश्यूज़ हैं आपको अपने मालिक मकान से, तो आप उस पर भी बात कर सकती हैं। और जितने मालिक मकान हैं जो बेचारे कुछ नहीं कह पा रहे हैं और उनको यही नहीं पता कि उनके राइट्स क्या हैं, तो वो भी आकर के हमारे शो पे बात कर सकते हैं रोशन ज़मीर साहब के साथ। अच्छा जनाब, आज का सवाल ही बता देती हूँ कि एफिल टावर कहाँ वाक़ है, आपने ये बताना है। ये आज का क्वेश्चन है, ताकि आप लोग सईद गनी की तरफ से गिफ्ट हैम्पर विन कर सकें। और हम जल्दी से वेलकम करते हैं रोशन ज़मीर साहब को अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक हूँ सर, आप कैसे हैं? बस आपके प्रोग्राम का वो जो स्लोगन है वो होना चाहिए, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। बिल्कुल, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचा। ये लड़ाई झगड़ा में खत्म करना, लड़ाई झगड़ा हम खत्म करना, अपनी कोशिश जरूर करें। हाँ, जरूर कहाँ तक खत्म, बिल्कुल कोशिश करें और करनी चाहिए, है ना। बिल्कुल। लेकिन पता है क्या, हम तो कोशिश कर लेते हैं, लोग अमल नहीं कर रहे होते। कोशिश करना काम है, गिव अप थोड़ी कर सकते हैं। अमल करें ना करें ये उनका काम है। आपका काम तो मैंने कहा ना, आपका पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। आप कोशिश करें कि सुलह और अमन हो। लोग अगर उस पर अमल नहीं करते हैं, उसकी जिम्मेदारी उन पर होगी। आप अपनी जिम्मेदारी निभा, अपना फर्ज पूरा कर लिया। बिल्कुल, ठीक है जी। अच्छा, आपका कभी पाला पड़ा इन किराएदारों से या मालिक मकान से? हमारा तो रोज का पाला है, वकील है हमारा। तो किराएदारों से और मालिक मकानों से पाला पड़ता है। नहीं, कभी ऐसा हुआ कि आप कभी किराए पे रहे हो या मालिक मकान आप बने हो? हाँ, और उसमें फिर कोई लड़ाई हुई हो? जरा पहले लड़ाई बताएं। नहीं, हमारे अल्लाह ताला की मेहरबानी से हुआ ये कि सच्ची बताइएगा। देखें बिल्कुल सच्ची कि अपने ही घर में रहे। मगर जब प्रोफेशन में आए तो बहुत सारे केसेस किराएदार और मालिक मकान के। और वैसे भी जब प्रोफेशन नहीं शुरू किया था, आई वॉज वर्किंग फॉर अ मल्टीनेशनल कंपनी, तो जब भी लोगों के वाकयात ये सुनते थे कि जी किराएदार ने कब्जा कर लिया और केस कर दिया, ये एक इशू या है ना, मालिक मकान कह रहा है कि जी फौरन निकल जाओ और
आपने खाली कर देना है और ये किराया कम है या उसने बहुत ज्यादा किराया बढ़ा दिया। हाँ। तो ये बहुत सारे एक बेसिक इश्यूज हैं हमारे जो नेचुरली जिनको एड्रेस करना चाहिए। और मालिक मकान और किराएदार का ये ऐसा ही झगड़ा है जैसे सास बहू का झगड़ा है, रोजाना रहता है। और ये थोड़ा उससे ज्यादा खतरनाक हो जाता है। सास बहू तो एक दूसरे का पानी बंद नहीं करती हैं, ना उनकी बिजली बंद करती है, ना उनका गेट बंद करती है। यहाँ तो ये होता है कि अगर क्या कहते हैं मालिक मकान ऊपर रह रहा है और नीचे किराएदार रह रहा है तो उसने कहा जी ऊपर से इनका पानी बंद कर दो, क्यों निकाले। हाँ, या फिर केसी को उन्होंने लिख दिया कि जी इसकी बिजली काट दें, हमारे से ये बिल नहीं पे कर रहा। लेकिन फिर इसमें किराएदारों का भी तो देखिए कसूर होता है ना, वो भी कुछ ना कसूर दोनों तरफ से होते हैं, कसूर दोनों तरफ से होते हैं। एक्चुअली हमारा प्रॉब्लम पता है क्या, हमारे प्रॉब्लम ये है कि जब हम एग्रीमेंट करते हैं किराएदार और मालिक मकान के दरमियान जो एग्रीमेंट होता है वो हम प्रॉपर एग्रीमेंट्स नहीं करते हैं। उसकी रीजंस ये होते हैं कि हम प्रोफेशनल्स के पास नहीं जाते एग्रीमेंट बनवाने के लिए। हम क्या करते हैं कि जो फुटपाथ पे एग्रीमेंट बिक रहे होते हैं ना, 20 रुपए के 50 रुपए के बने बनाए कंप्यूटर से निकले, उस पे दोनों पार्टियों ने साइन कर दिया या स्टेट एजेंट जो एग्रीमेंट बनाते हैं उन्होंने कहा म्यूचुअल कंसेंसस से किराया बढ़ गया और यूं हो गया, और उनका अपना कमीशन के लिए जल्दी से जल्दी साइन कराओ। और वो साइन करके और वो एग्रीमेंट में मालिक मकान को चाहिए कि वो अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करे और इसी तरह किराएदार भी देख ले कि उसका जो राइट्स हैं वो कहीं डिप्राइव तो नहीं हो रहा है या क्या कहते हैं उसके कोई राइट मारे तो नहीं जा रहे, वो भी अपने तौर पे देख ले। दोनों हजरात को वो एग्रीमेंट पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। छोटी जगहों में तो बाज़ जगह बेचारे एग्रीमेंट बनाते नहीं, जहाँ 3000 4000 रुपए का होता है बाद वो ऐसे ही चल रहा होता है। और बाज़ जगह जहाँ आप साउथ का इलाका ले लें, खासतौर पर क्लिफ्टन डिफेंस, वहां पर ऐसा है कि लोग एग्रीमेंट बनाते हैं तो एजेंट्स के थ्रू बनवाते हैं, प्रोफेशनल्स के थ्रू नहीं बनवाते। तो प्रोफेशनल्स के थ्रू बनाने में ये होता है कि वो दोनों के राइट प्रोटेक्ट करता है। अगर वो मालिक मकान की तरफ से बना रहा है तो उसके राइट प्रोटेक्ट करेगा। कल को अगर कोई डिस्प्यूट होता है और या तो उसके अंदर ये होता है कि उसको वो डील कर सके और उसको प्रॉपर्ली हैंडल कर सके। हम इसको बड़ा नॉर्मल से समझते हैं कि ये नॉर्मल सी चीजें हैं। फिर वो और ये होता है कि बाज़ जगह मालिक मकान वो पूरा किराया छुपा रहे होते हैं, आधा कैश ले रहे होते हैं, आधा जो है वो उससे किराएनामे के में लिखा लेते हैं। वो टैक्स बचाने के लिए होता है वहाँ पे कि इनकम टैक्स बचा लिया जाए। तो मतलब जहाँ नियत ही खराब, हर तरह नियत खराब है तो वो होता है। अब मोस्टली इनके झगड़े क्या होते हैं कि हमने अगर जैसे किराए पर आज मकान लिया और 10,000 रुपए रेंट चल रहा है, साल भर हम रह लिए वहाँ पे, दूसरे साल भी चले गुजर गया, तीसरे साल में पता ही चला कि अचानक उस वैल्यू बढ़ गई उस इलाके की और रेंट जो है 30,000 रुपए हो गया 10,000 से। अब वो अब रेंट ऑर्डिनेंस के तहत तो हर 2 साल में 10% रेंट बढ़ता है कि 2 साल गुजरने के बाद 10% आप रेट बढ़ा सकते हैं। अब वो मालिक मकान चाहता है कि अब प्रिवेलिंग मार्केट रेट जो है वो तो 30,000 रुपए का है, मेरा मकान तो 10,000 रुपए में गया हुआ है। तो वो उसे कहते हैं कि जी आप इसे खाली करो फौरन। वो कहता है आप उसको किराया बढ़ा रहा हूँ, नहीं किराया बढ़ाएगा तो वो अंडर द लॉ तो वो 10% साल में 2 साल में बढ़ा सकता है ना, उतना तो नहीं बढ़ा सकता है कि जो एकदम वहाँ पे हालात की वजह से या जो भी कोई वजह से वो किराया बढ़ गया। हमारा जो लॉ है वो ये है कि आप 10% साल में एवरी सेकेंड ईयर आप 10% इंक्रीज कर सकते हैं रेंट, वो उसमें लिखा होता है। हम तो एक तो ये करते हैं 11 महीने का एग्रीमेंट होता है कि 11 महीने का एग्रीमेंट कर लें, 12वें महीने में पता नहीं क्या कुछ हो जाएगा। जो मैक्सिमम जो एग्रीमेंट बनता है वो 11 महीने का बनता है, डिपेंड करता है आप पे। ये एक हमारे पास एक जनरल चीज है कि जी 11 महीने का बना लें एग्रीमेंट, 12 महीने ना हो जाए उसको कहीं। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि आप जैसे कंपनी लीज पर लोग लेते हैं कि जी कंपनी के साथ हमारी लीज कराइए, वो इसलिए कहते हैं बड़े हाउसेज जो बड़े घर होते हैं कि वो फिर हम कंपनी से खाली कराने में आसानी होती है और ये सब। तो वो 3-3 साल के, 4 साल के, 5 साल के, जैसे बैंक्स लेते हैं तो वो अब 11 महीने में तो खाली नहीं करेंगे, वो मिनिमम जो है 3 साल या 5 साल के लिए लेते हैं। फिर वो रिन्यूएबल होता है कि वो इस हिसाब से फिर उसमें वो म्यूचुअली होता है कि मार्केट रेंट पे वो लिखते हैं, क्लॉजेज होती है कि उस हिसाब से फिर वो बैठ के जो मालिक है वो डिसाइड करेगा कि क्या रेंट होना चाहिए। वो मार्केट रेंट के हिसाब से उसको वो करते हैं। और एक और तरीका हमारे यहाँ एक पगड़ी सिस्टम है। अभी तक ओल्ड कराची एक पगड़ी सिस्टम पे चल रहा है। कौन सा सिस्टम? पगड़ी सिस्टम। पगड़ी सिस्टम। अच्छा। पगड़ी सिस्टम पे आदमी ओनर नहीं होता। बहुत सारे जो आप ओल्ड कराची देखेंगे ना, जितना भी खासतौर पे सदर है, बंदर रोड है, बंस रोड है, ये इलाके जो है ना, इसके अंदर एक पगड़ी सिस्टम पे मकान जो जिन लोगों ने 20 साल 50 साल पहले मकानात लिए थे, अब उन्होंने 2 लाख रुपए देके एक मकान लिया था और किराया कितना था? 20 रुपए 2 लाख उन्होंने एडवांस क्या दिया था? पगड़ी दी थी। अच्छा,
होता यह है कि उस तरह करते थे लोग कि बिल्डिंग बनाई, हाँ। अब उन्होंने कहा पगड़ी पे ले लें, ओनरशिप नहीं देंगे हम आपको। अच्छा। पगड़ी सिस्टम इज अ रेंटल सिस्टम एक तरह अच्छा, से, ठीक है। उसमें मालिक बन भी जाता और नहीं भी होता, दोनों सूरतें हैं वो। अच्छा, कि आपने जैसे एक मकान लिया और आपने 3 लाख रुपए दे दिए ठीक है। और साथ में एक रेंट फिक्स हो गया कि जी उसमें रेंट कम होता है, अच्छा। कि जी मैं 150 रुपए महीना आपको रेंट दूंगा। अच्छा, इस तरह से शुरू की जो तो ये पहले होता था, अब नहीं होता? अब बहुत कम है, ठीक है। बहुत ही कम है। अब ठीक है। पहले ही बहुत ज्यादा था। पुरानी प्रॉपर्टीज आज तक जो है वो पगड़ी पर ही हैं। अच्छा। और उसके अब केसेस चल रहे हैं, बाहर जगह बिक गई हैं, तो वो कोर्ट में बहुत सारे केसेस हैं, वो कहते हैं रेंट बढ़ाएं या खाली करें। हाँ, ठीक है। तो जो उसमें owner ये होता है, था कि जब अगर उसको बेचना होता था, जैसे वो होता तो किराएदार था, मगर वो 90% ओनर है क्योंकि पगड़ी दी हुई उसने, हाँ, उस जमाने में रेंट कम दे रहा है। जब वो बेचने जाता है तो वो जो ओनर ऑफ द बिल्डिंग है वो क्या कहता है 20 से 30% चार्ज करता है उसको। अच्छा। जैसे अगर वो बेचने जा रहा है और वो 1 लाख रुपए का बिक रही है प्रॉपर्टी, तो कहेगा 30,000 रुपए मुझे दे, मैं रिसीट चेंज करूंगा। ठीक है। रसीद बदली कहलाती है वो। अच्छा। रसीद बदली करने के लिए वो 30,000 रुपए उसे ले लेता है, 70,000 रुपए उसे मिल जाते हैं। हाँ। वो जो पगड़ी उसने दी होती है पुरानी, हाँ। वो इंक्रीज होकर उसे मिल जाती है और उसको भी रसीद चेंज करने में पैसे दोबारा मिल जाते हैं, सही। 30,000 रुपए। फिर नया ओनर आ जाता है उसका, या नया रेंट किराएदार आ जाता ठीक है, है। उससे वो कहता है ये 150 रुपए नहीं, अब मैं आपसे 200 रुपए रेंट लूंगा। अच्छा। तो वो 200 रुपए उसको रेंट हो जाता है। ओनर ही फिर उसका बढ़ा देता है उसके रेट। हाँ, वो कहता है जब मैंने रसीद बदली है, हाँ। रेंट भी बढ़ाऊंगा मैं। ठीक है। उसके बाद अगर तीसरा ओनर आता है तो फिर उससे वो 30% लेता है। अच्छा। मतलब जैसे जैसे अगर ओनर बदलते रहते हैं, हाँ। वो हर दफा 30% लेता रहेगा रहता है। और इसी तरह वो चेंज करते रहेंगे, तो वो पगड़ी सिस्टम चलता रहा। अच्छा। अब यहाँ पे इलाकों में जैसे फ्लैट सिस्टम में या बैंगलोर सिस्टम में, यहाँ पे रेंट एग्रीमेंट हम बनाते हैं। रेंट एग्रीमेंट में यही होता है कि जो मेन डिस्प्यूट सबसे बड़ा यही होता है कि आपका किराया जो बढ़ जाता है, उस इलाके का किराया इंक्रीज कर जाता है, तो वो एक कोशिश करते हैं कि लोग उस लेवल के ऊपर किराया आ जाए हमारा, वरना वो खाली कराने की कोशिश करते हैं, या कुछ लोग चले जाते हैं। रेंट की कुछ क्लॉजेज ऐसी होती हैं कि भाई 1 महीने के नोटिस के ऊपर आप उनसे कह देंगे खाली करें, या जैसे दुकानें हैं किराए पर। अब दुकान जब आप किराए पर देते हैं ना, तो अब सूरत हाल ये होती है कि कोई आदमी कारोबार सेट कर रहा है, अब वो 1 साल 2 साल में खाली नहीं करेगा ना, कैसे करेगा? मैंने एक दुकान किराए पे ली, ठीक है। मैं उसमें कारोबार करता हूँ, पता चला 1 साल में मेरा कारोबार बहुत वसी हो गया। हाँ। अब मैंने उसको फिर बढ़ा लिया 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल के बाद हाँ अचानक वो कहते हैं कि जी खाली करो। ठीक है। अब मैं खाली करता हूँ तो मेरा पूरा कारोबार खत्म हो जाता है वहां पे। तो वो क्या कहते हैं, मैं उससे फिर रिक्वेस्ट ही करता हूँ कि भाई आप प्रिवेलिंग रेट ले लें या ले लें, मगर फिर वो कहते हैं कि जी अब होता क्या है कि अब यहाँ वैल्यू भी बढ़ रही है जी हाँ। और रेंट भी बढ़ रहा है, तो वो कहते हैं ये दोनों चीज का फायदा उठाते हुए कहते हैं खाली करें। फिर कोर्ट में हम चले जाते हैं, जब कोर्ट में जाते हैं तो किराया वो क्या करते हैं फिर कोर्ट में जमा होना शुरू हो जाता है। अच्छा, फिर लेकिन जी। इसमें यहाँ पे मैं पूछूंगी कि जो ओनर है उसके तो ये राइट्स है ना कि वो जाहिर है अपनी प्रॉपर्टी नहीं, ओनर के राइट्स तो है अपनी जगह पर, मगर टेनेंट की भी राइट है ना। हाँ। मतलब टेनेंट को एक हक तो ये दे कि अगर वो बेचने जा रहा है तो कम से कम उसको कहे कि पहला राइट तुम्हारा, मार्केट वैल्यू पे तुम खरीद लो। ठीक है। ठीक है। और अगर रेंट बढ़ा रहा है तो जो प्रिवेलिंग रेट बनते हैं, टेनेंट को ये चाहिए कि वो करीब करीब उसके रेंट ले आए ताकि उसको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। और कुछ को बोनाफाइड की जरूरत होती है, वो कहते हैं हम खुद कारोबार करना चाहते हैं उसके अंदर। अच्छा। वो उनके बच्चे बड़े हो जाते हैं, उन्होंने 10 साल पहले दी होती है तो बच्चा छोटा होता है, वो कहते हैं नहीं अब हम खुद करना चाहते ठीक हैं, है। तो वो उस सिलसिले में भी लोग खाली कराते हैं। हाँ। मगर मैं जब ये जो कमर्शियल प्लेसेस होती है ना, जी हाँ। इसके अंदर यही होता है कि जब कारोबार जम जाते हैं तो बड़ा मुश्किल होता है खाली हो जाता है करना, खाली तो मोस्टली केसेस उसी चीज के चलते हैं रेंट के अंदर। अच्छा। हाँ। लेकिन घरों की भी तो बड़ी प्रॉब्लम्स आती है ना। नहीं, घरों की तो प्रॉब्लम है, जाहिर बात है घरों की प्रॉब्लम है। ठीक है। और ये कि हम 80% शहर किराए पे रह रहा है, हाँ, हर एक के घर बिल्कुल। तो नहीं होता ना, घर सही बात बनाना है। आजकल बड़ा बहुत मुश्किल काम है। किसी अच्छे वक्त में आप घर ले लें, या वो किसी ने तो ले लिया हो, आज के दौर में आप घर लें, फ्लैट लें, कहीं लें, बहुत मुश्किल तो है। दैट इज वेरी डिफिकल्ट। ठीक है। तो फिर रेंट पे रहने वाले उनके क्या लॉज होते हैं उसके बारे में जरा बताएं, फिर उसके बाद हम मालिक मकान के लॉज पे आ जाते हैं। एक पूरा एक रेंट का ऑर्डिनेंस है। ठीक है। ठीक है। कैंटोनमेंट के इलाके में एक रेंट कंट्रोलर है, वहाँ पे कैंटोनमेंट के अपने रूल है और अपना जज उनका वो बैठता है। ठीक है। और इसी तरह कोर्ट के अंदर जो हमारे केसेस जाते हैं वो रेंट एक ऑर्डिनेंस है, उसके तहत हमारे केसेस जाते हैं। ठीक है। तो मालिक मकान और टेनेंट दोनों के अपने राइट है। जब वो किसी लॉयर के पास जाते हैं केस करने के लिए, तो वो एक रीजन बताते हैं कि जी हमें इस सूरत में केस करना। अब अगर जैसे मैं मालिक मकान हूँ, मैंने आपको नोटिस दे दिया कि भाई आप खाली करें, देखें रेंट में ये होता है ज्यादातर कि किराया अगर अपने 3 महीने मुतवातिर नहीं दिया तो आप डिफॉल्टर हो जाते हैं। ठीक है। तो राइट बनता है मालिक मकान का कि वो आपसे खाली करने को कहे कि आप खाली कर दें। ठीक है। ठीक।
अब आप जब कोर्ट में केस चला जाता है, बहुत सारे फिर किराएदार होते हैं जो अड़ जाते हैं कि नहीं हम नहीं खाली करेंगे, तो फिर हाँ तो फिर वो इसीलिए तो कोर्ट में जाते हैं ना, जब है। अड़ेंगे जब तो जाएंगे ना कोर्ट में, झगड़ा होगा जब तो अदालतों का काम चलेगा ना, वरना कैसे चलेगा, सही वरना फिर बात है। वकीलों का काम भी नहीं चलेगा, वकीलों का भी नहीं नहीं चलेगा ना अदालतों का काम चलेगा। वो जब वो कोर्ट में जाते हैं हाँ। तो उसके बाद वो